बच्चों कैसे हो आप लोग। आप लोगों के लिए डिमांडेड बहुत बच्चों की डिमांड ये थी कि सर चैप्टर तो आपने कंप्लीट करवा दिया, तो क्यों ना एक शॉर्ट वीडियो में पूरे चैप्टर को समझा दो। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड 12th वालों के लिए ये है चैप्टर नंबर 1। इसको बिल्कुल कंप्लीट तरीके से इस छोटी सी वीडियो में कवर अप कर लेंगे। जिन लोगों ने ये चैप्टर पढ़ रखा है उन लोगों के लिए रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस चैप्टर को करने के लिए। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे, पूरी थ्योरी को कवर कर लेंगे, कौन कौन से फॉर्मूले इस्तेमाल हुए हैं न्यूमेरिकल्स में, इस चैप्टर के अंदर कौन कौन सा फॉर्मूला है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर देख लेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिल्कुल भी स्किप ना करें। चैनल को चुपचाप सब्सक्राइब कर लो अगर पहली बार देख रहे हो तो चलो स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, एक बार फिर से कह रहा हूं, जितना हो सके वीडियो का लिंक जरूर शेयर कर दें। देखो, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ये चैप्टर नंबर 1 है आप लोगों के 12th वालों। अकेडमिक लेवल पर परसेंटेज इंक्रीज करनी है ना अपनी, तो आपको ये आना चाहिए, पूरा चैप्टर फिंगर टिप्स पर होना चाहिए। अब देखो, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इसको बिल्कुल रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले जब हम इसको पढ़ने के लिए जाते हैं तो पढ़ते हैं बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। मैं इसको बड़ा कर देता हूं क्योंकि ये बाद में आपको पीडीएफ की फॉर्म में मैं दे दूंगा अगर किसी को चाहिएगा तो, वरना जो फॉर्मूले बनेंगे मैं उसको अलग लिखता रहूंगा। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, आपने चैप्टर की शुरुआत में बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पढ़ रखी थी। उसमें सबसे पहला आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन क्या? Total charge on a body is always an integral multiple of a basic unit of charge denoted by small e and is given by q is equal to plus minus ne। मतलब ये है कि किसी भी बॉडी पर अगर आपको चार्ज देखना है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अंदर, तो आपको बेसिक चार्ज से टोटल नंबर ऑफ, देखो बेसिक चार्ज से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मल्टीप्लाई कर दो तो ये निकल कर आ जाएगा टोटल चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर सी बात है। तो Q इज इक्वल टू एन, ये फॉर्मूला पहला बना। तो इस चैप्टर में मैं लिख रहा हूं पहला फॉर्मूला कौन सा बना है, Q इज इक्वल टू एन ई, इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझते रहना यार। पहला फॉर्मूला Q इज इक्वल टू एन ई बना, मतलब किसी भी बॉडी पर अगर आपको चार्ज देखना है तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, जितने भी आपको दे रखे, जो भी दे रखा। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू एन ई, ये पहला फॉर्मूला बना। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपका ये पहला था। ये वाली बात आपने अच्छे से समझ ली, नहीं समझी तो मुझे बता दो। ठीक है, पहला वाला हो गया। अरे क्या हो रहा है, ये पहला हो गया। इसके बाद आता है दूसरे नंबर का, इसको ले लो, इसको ले लो, दिखाई नहीं दे रहा, क्या हो गया ये। फिर दूसरा आता है इसी के अंदर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या था? चार्ज ना तो क्रिएट कर सकते हो आप और ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बट इसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हो, तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। हालांकि ये पूछे नहीं जाते, लेकिन जब आपको पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में खत्म करना तो ये आपको जानना जरूरी है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपने समझ लिया। तीसरा इसमें आता है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एडिटिव या एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ठीक है, ये एडिशन ऑफ चार्जेस बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और आपको ये वाली बात जाननी है। देखो, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर डिफरेंट चार्ज दे रहे हो या फिर ले रहे हो, तो टोटल चार्ज उस बॉडी पर जब भी आप देखोगे ना, तो आप जितने भी छेड़खानी हुई है उसके साथ ना चार्जेस की, उन सबको आपको सम कर देना। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 निकाला गया, डाला गया, सबको Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अब डाला गया है, तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव, निकाला गया तो निगेटिव, कुछ इस तरह से कर लोगे आप। देखो, अगर आपके पास इसको एक तरीका और भी है, ऐसा समझ लो कि आपके पास एक बॉडी है, न्यूट्रल है, आपने उस पर प्लस का 5 कूलम चार्ज दे दिया, तो उसके ऊपर जो हो जाएगा प्लस का 5 कूलम हो जाएगा। अब किसी ने उस पर निगेटिव चार्ज दे दिया माइनस के 1 कूलम, तो ओवरऑल चार्ज कितना बचा? 4 कूलम। तो ये दोनों ऐड किए होंगे ना आपने, 5 कूलम माइनस के 1 कूलम, तो इस तरीके से 4 कूलम बना होगा। तो वैसे ही ये एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज द एल्जेब्रिक सम। इट मीन्स सम टेकिंग इनटू अकाउंट विद द प्रॉपर साइन। मतलब पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव लोगे, निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव लोगे। तो टोटल चार्ज अगर किसी बॉडी पर देखना है तो आपको ऐसे सम कर देना होगा सारे चार्जेस का, ऑटोमेटिकली टोटल चार्ज निकल जाएगा। इसका न्यूमेरिकल में इंपॉर्टेंट है, मतलब ये कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होता है। तो ये आपके 3 चीज़ें थी बेसिक, वो आपने अच्छे से समझ ली। इसके बाद जैसे ये ख़त्म होता है तो अभी तक एक फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ Q इज इक्वल टू एन ई, जो कि इस्तेमाल होगा आगे तक।
तो पहला फॉर्मूला आपने याद कर लिया। दूसरा आपके पास टॉपिक जो आता है वो आता है कूलॉम्स लॉ का। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कूलॉम्स लॉ को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। कूलॉम्स लॉ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, कूलॉम्स लॉ क्या कहता है कि दो अगर चार्ज हैं, दो चार्ज हैं दैट इज Q1 और Q2, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये है स्केलर फॉर्म में, मतलब इसका वेक्टर फॉर्म नहीं लिखा, ये न्यूटन में। तो ये फोर्स आ गया F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अच्छा, ये कांस्टेंट है 1/4πε0, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ध्यान रखना यहाँ पर इसमें भी ε0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये भी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। इसकी वैल्यू पुट करने के बाद ही ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू निकल कर आई है 9 × 10⁹। तो ओवरऑल समझ लो ये है कूलामिक फोर्स, कूलॉम्स लॉ और उसका फॉर्मूला। तो ये यहाँ पर हम समझा रहे हैं कि जो दूसरा टॉपिक आता है इसके अंदर वो आता है कूलॉम्स लॉ, वो आपने समझ लिया। यहाँ पर बाय द वे वेक्टर फॉर्म लिखा हुआ है 1/4πε0। जब भी आप वेक्टर को देखोगे तो यहाँ पर देखो मैग्नीट्यूड की पावर 3 मिलेगी और यहाँ पर मैग्नीट्यूड मिलेगा इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। तो ये वाली बात ध्यान रख लेनी है। अगर आपको इसका वेक्टर फॉर्म दिखाना है, इसी का ही वेक्टर फॉर्म दिखाना, तो आपको एफ वेक्टर लिखना होगा। ये कांस्टेंट है, इसको ऐसे रहने दो, चार्जेस भी स्केलर है, इसको ऐसे रहने दो, नीचे क्यूब कर देना और यहाँ पर आर वेक्टर लगा देना। ये इसका वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, क्लियर हो जानी चाहिए सारी बातें। क्लियर है? तो आपने दूसरा फॉर्मूला पढ़ लिया इस चैप्टर का, वो क्या है जल्दी से बताओ। दूसरा फॉर्मूला वो है कूलॉम्स लॉ, और अकॉर्डिंग टू द कूलॉम्स लॉ कूलामिक फोर्स का फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला आपने पढ़ लिया। ये वाली बात क्लियर है? अच्छा, इसके अंदर एक फॉर्मूला और आता है, उसको भी समझ लो। आपसे पूछता है कि एफ मीडियम बताओ, किसी भी मीडियम के अंदर फोर्स बताओ, किसी भी मीडियम के अंदर फोर्स। तो आपको किसी भी मीडियम के अंदर अगर फोर्स देखना, तो उस फोर्स को, उन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स देखो एयर के अंदर, तो उसको एफ एयर कह दोगे। और जिस मटेरियल में आप इन दोनों चार्जेस को लेकर गए हो, उस मटेरियल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर दो, तो ये निकल कर आ जाएगा फोर्स इन अ मीडियम। तो इसको भी आप लिख लो। तीसरा फॉर्मूला जो है वो है फोर्स इन अ मीडियम, ये हो जाएगा एफ एयर अपॉन के। ठीक है, तो तीन फॉर्मूले स्टिल यूज हुए हैं और ऐसे ही समझाते हुए निकल जाऊंगा इसको कंप्लीटली। ठीक है भाई, तो आपने कूलॉम्स लॉ समझ लिया अच्छे से। अब इसके बाद आता है कूलॉम्स लॉ के बाद, इसको बैक करो। ठीक है, ये तो आपने समझ लिया। ओहो हो, नाच रही है। अरे घूम जा भाई, ये क्यों घूम गया? यहाँ से ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई, अब आपने यहाँ पर जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया कूलॉम्स लॉ। ठीक है, इसके बाद जो आता है वो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। कूलॉम्स लॉ और उसका एक ही फॉर्मूला वो आपने अच्छे समझ लिया। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वह फील्ड जहाँ पर कोई दूसरा चार्ज एक्सपीरियंस करेगा अट्रैक्शन फोर्स को या फिर रिपल्शन फोर्स को, जहाँ तक ये एक्सपीरियंस करेगा ना, वहाँ तक इसका फील्ड कहलाएगा। तो ये तो आपको पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जब आप निकालने के लिए जाते हो, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आता है E = F/Q। E = F/Q। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। तो चौथा फॉर्मूला बन जाएगा E = F/Q। अच्छा, जब आप F की वैल्यू रख देते हो तो यहाँ पर पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकल कर आ जाता है, जिसकी वैल्यू होती है 1/4πε0 Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये कहाँ से निकल कर आया मैं आपको बता देता हूँ। लेट अस सपोज कि मेरे पास कोई टेस्ट चार्ज था जिसकी वजह से मैंने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया। ठीक है, तो ये Q चार्ज है, जहाँ तक मैं लेकर आया हूँ ये Q0 है, डिस्टेंस है R। ठीक है, तब आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, तो फोर्स कितना होगा इन दोनों के बीच में? वो होगा 1/4πε0 Q0 और डिस्टेंस का स्क्वायर। और नीचे Q0 पहले से था, तो Q0 से Q0 कट गया, 1/4πε0 Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, यूनिट भी लिखते चला, न्यूटन पर कूलाम। एफ मीडियम निकालना है तो न्यूटन ही निकल कर आएगा, ये भी न्यूटन निकल कर आएगा, और ये कूलाम है। ठीक है, तो ये आपका पांचवा फॉर्मूला था।
ये वाली बात भी समझ के चलना है। फॉर्मूला कौन सा था? ये 5वां फॉर्मूला। ठीक है, बैक करते हैं। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जान लिया। इसका ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ पॉइंट चार्ज की वजह से इन टर्म्स ऑफ वेक्टर लिखा हुआ, देखो इन टर्म्स ऑफ वेक्टर लिखा हुआ 1/4πε0। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ भूल गए, चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो चार्ज लिखना भूल गए यहाँ पर। खैर मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया, उसमें आप समझ लीजिएगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ लिया। इसमें एक चीज़ और आती है, सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेज, सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल बड़ा तगड़ा फंसता। सुपरपोजिशन क्या कहता है कि बाकी चार्जेस की वजह से, अगर मैं सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये कहता है कि किसी भी पॉइंट पर सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से आपको अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है तो आपको सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम कर देना उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ये है सुपरपोजिशन। ठीक है, तो ये वाली बात यहाँ पर लिखी हुई है, चेक कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने समझ लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि फील्ड लाइन जो है वो स्टार्ट होती है पॉजिटिव चार्ज से और एंड होती है निगेटिव चार्ज पर। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, लेट अस सपोज कि आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ को हमेशा निकलता है और ये सरफेस के परपेंडिकुलर निकलता है। ये वाली बात भी ध्यान रखना, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ को निकलता है, जबकि निगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ को आता है। अंदर की तरफ को आने का मतलब यही है कि ये परपेंडिकुलरली अंदर की तरफ को आएगा। तो ये वाली बात अच्छे से क्लियर होना चाहिए आप लोगों के, अच्छे से क्लियर हो गए बच्चे लोग क्लियर। तो यहाँ पर यही पूछा गया था आपसे कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और निगेटिव चार्ज पे एंडिंग होती है। अब ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज से निकल के निगेटिव में घुसेंगी, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। अगर मेरे पास एक आइसोलेटेड चार्ज है, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड्स बाहर की तरफ को निकलता है, लूप नहीं बनाता। ठीक है, ये वाली बात भी अच्छे से समझ के चलना। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि दो फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। दो फील्ड लाइन कभी भी किसी एक चार्ज की वजह से दो फील्ड लाइन निकल के जा रही हैं और वो दोनों कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वहां पर दो डायरेक्शन आ जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे फील्ड लाइन ये निकली और एक फील्ड लाइन ये निकली, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि इस चार्ज की वजह से यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा तो ये वाली फील्ड लाइन तो ऐसे बताएगी और ये वाली फील्ड लाइन बताएगी ऐसे। तो एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती सिंगल चार्ज की वजह से। इसीलिए जब नहीं हो सकती तो दो फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो अभी तक कोई नया फॉर्मूला नहीं बना, सिर्फ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज्ड लूप। ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो यहां तक तो पूरा हो चुका है। अच्छा, सुपरपोजिशन के बारे में समझा दिया। सुपरपोजिशन क्या होता है? द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेज, द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेज वुड गिव्स अस द टोटल फोर्स। कहने की बात यह है कि अगर किसी चार्ज पर, मैंने तो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू समझाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उन सभी के लिए सुपरपोजिशन लॉ वर्क करता है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं तो सिमिलर वे में आप इलेक्ट्रिक फोर्स को बता सकते हो। किसी एक चार्ज पर बाकी बहुत सारे चार्जेस की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फोर्स निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? वेक्टर सम करना होगा सभी फोर्सेस का इस पर नेट फोर्स निकालने के लिए। तो ये आपका सुपरपोजिशन किसका है? फोर्स का है। तो द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस वुड गिव्स अस द टोटल फोर्स। ये वाली बात तो आपको समझ में आती है। अच्छा, दूसरा, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द अदर चार्जेस। अगर कोई और चार्जेस रखे हुए हो और दो चार्जेस के बीच में फोर्स देख रहे हो तो आपको दोनों का चार्ज और दोनों के बीच की डिस्टेंस से मतलब है। और चाहे उसके आसपास हजारों चार्ज रखे हों, लेकिन किन्हीं दो चार्जेस के बीच में फोर्स जो होता है वो किसी तीसरे चार्ज की वजह से अनअफेक्टेड रहता है। तो देखो, आपने ये सारी बातें समझ ली, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लिया और कूलॉम्स लॉ समझ लिया। जितने फॉर्मूले थे वो सब मैं यहाँ लिखता चला गया। अभी तक कोई नया फॉर्मूला नहीं बना है पॉइंट चार्ज की वजह से, लेकिन अब बनेगा एक नया फॉर्मूला। वो क्या बनेगा? अब आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है?
देखो एक है पॉजिटिव चार्ज और उतने ही मैग्नीट्यूड का एक है निगेटिव चार्ज, ठीक है, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो इस सिस्टम को बोलोगे आप, इस सिस्टम का नाम है डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल स्ट्रॉन्ग है या वीक है ये कैसे पता लगेगा? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ का पता लगाने के लिए डाइपोल मोमेंट काम करता, क्या काम करता है? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट ये कहता कोई एक चार्ज ले लो और दोनों चार्जेस के बीच के गैप से मल्टीप्लाई कर दो इस एक चार्ज को, तो मिल जाएगी स्ट्रेंथ ऑफ अ डाइपोल, जिसको आप कहते हो डाइपोल मोमेंट, जिसको आप पी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हो। इसकी डायरेक्शन होती है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को, तो डाइपोल मोमेंट होता है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को, पॉइंट टू बी नोटेड। तो आपसे कह रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल, एवरी डाइपोल इज एसोसिएटेड विद अ डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर चार्ज, आइदर का मतलब कोई एक चार्ज, एंड द डिस्टेंस 2a बिटवीन द चार्जेस। इट मीन्स पी वेक्टर जो हो जाएगा वो q इंटू 2a वेक्टर हो जाएगा। तो एक नया फॉर्मूला आया है, वो फॉर्मूला डाइपोल मोमेंट का छठा, डाइपोल मोमेंट p इज इक्वल टू होता है q इंटू 2a। 2a क्या है? दोनों चार्जेस के बीच का गैप। ऐसे याद करके चलना, ज़्यादा टाइम तक आपको याद रहेगा। तो आपके पास 6 फॉर्मूले हो चुके हैं, ध्यान से देखते रहना, 6 फॉर्मूले हो चुके हैं, सारे फॉर्मूले याद कराता हुआ जा रहा हूँ, 6 फॉर्मूले आपके पास टोटल हो गए। अब बात कर लेते हैं अगले, इसमें अगली चीज़ की, वो है ये कि डाइपोल को आपने एक एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया, किसी एक्सटर्नल फील्ड में आपने डाइपोल को रख दिया। तो डाइपोल जब एक्सटर्नल फील्ड में रखा हुआ होता है और किसी एंगल पर होता है तो उस पर एक टॉर्क लगती है, किस पे? डाइपोल पर। कैसे लगेगी टॉर्क? जरा समझा देता हूँ। लेट अस सपोज कि आपके पास ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने डाइपोल को कुछ इस तरीके से रख दिया, ये प्लस का है, ये माइनस का चार्ज है, तो ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। तो प्लस वाला जो चार्ज है उस पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इट मीन्स इधर को, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। निगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। जब दो एक दूसरे के पैरेलल फोर्स किसी पर्टिकुलर सिस्टम पर लगते हैं तो उस सिस्टम के अंदर टॉर्क आ जाता है। देखो मैं यहाँ भी फोर्स लगाऊँ, यहाँ भी फोर्स लगाऊँ, इस तरीके का, तो ये घूमेगा नहीं? बिल्कुल घूमेगा। तो टॉर्क की जो वैल्यू होती है वो होती है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, जिसको आप कह सकते हो टॉ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। अब ये दो तरह के होते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम टॉर्क और मिनिमम टॉर्क साइन थीटा पर डिपेंड करता है। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू रखोगे तो टॉर्क मैक्सिमम मिल जाएगा, साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू रखोगे तो टॉर्क मिनिमम मिल जाएगा। अगर टॉर्क मैक्सिमम की बात करोगे तो ये होगा पीई, और ये तब होता है जब साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, और ये साइन थीटा की वैल्यू 1 तभी होगी जब थीटा इज इक्वल टू होगा 90 डिग्री। इस केस का अगर ओरिएंटेशन बनाओगे तो कुछ इस तरीके से होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और डाइपोल ये रखा हुआ, इसका ओरिएंटेशन ये बना दिया। इस केस में मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। अच्छा, मिनिमम टॉर्क की कंडीशन क्या है? तो मिनिमम टॉर्क की कंडीशन ये है कि साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, वो है 0। अब ये तभी हो सकती है जब थीटा जो है वो 0। अच्छा, ये थीटा है क्या? थीटा क्या है? थीटा जो है वो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। तो देखो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर मैं साइन थीटा इज इक्वल टू 0 ले लूँ, इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0 ले लूँ, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। जब ये पैरेलल होगा तो क्या इस पर कोई टॉर्क लग रहा होगा? कॉमन सेंस की बात है, कोई टॉर्क नहीं लग रहा होगा, टॉर्क 0। टॉर्क कितना लग रहा होगा? 0। और आप चेक कर सकते हैं टाउ इज इक्वल टू कितना होता है? पीई साइन थीटा। अब साइन 0 रखोगे, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो टॉर्क कितना हो जाएगा? 0। तो ये सारी बातें आप लोग अच्छे से समझ के चलना। तो ये एक नया फॉर्मूला हो गया आप लोगों के लिए, एक नए फॉर्मूले का जन्म आपके सामने, एक नए फॉर्मूले का जन्म। हर चीज़ को समझ लो, और यहाँ पर लिख लेता हूँ एक नया फॉर्मूला नंबर 7। टॉर्क डाइपोल पर ये होता है पीई साइन थीटा। यहाँ पर कंडीशन लिखेंगे, टाउ मैक्स कितना होगा? ये हो जाएगा पीई। ये तब होगा जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। आपने सब कुछ समझ लिया। टाउ मिनिमम कब होगा? ये 0 होगा। ये कब होगा? जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा। ठीक है, सारी बातें क्लियर होती जा रही हैं। तो आपने टॉर्क ऑन अ डाइपोल ये भी समझ लिया। ठीक है, अब इसके बाद आता है, क्या आता है इसके बाद? टॉर्क भी आपने देख लिया। अब
एक चीज़ और देखेंगे, वो ये देखेंगे कि अगर आपके पास डाइपोल है तो डाइपोल से दो कंडीशन आती हैं। डाइपोल अगर आपके पास है तो लेट अस सपोज कि आपके पास डाइपोल ये है, ये माइनस का चार्ज है, ये प्लस का चार्ज है। तो डाइपोल से उसकी एक्सियल कंडीशन में, डाइपोल से उसकी एक्सियल कंडीशन में पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आती है उसका एक फॉर्मूला है। डाइपोल से एक्सियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r का क्यूब। कितना? 2p अपॉन r का क्यूब। जो r है वो है सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये r का काम करेगी। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रख लेना। p क्या है? डाइपोल मोमेंट है, आपको अच्छे से पता, p इज इक्वल टू होता है q इंटू 2a। तो ये है एक्सियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल की वजह से। तो आप डाइपोल की वजह से निकालोगे E एक्सियल, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। अगर डाइपोल की वजह से, ये तो है, देखो ये है एक्सियल डायरेक्शन में, अगर आप इससे इक्वेटोरियल डायरेक्शन में निकालोगे तो इक्वेटोरियल डायरेक्शन कहलाती है ये। अगर इस P पॉइंट पर निकालोगे इस डाइपोल की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो कहलाता इक्वेटोरियल लाइन में या इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p की जगह सिर्फ p रह जाता है और r का क्यूब ऐसे ही। अगर आप E एक्सियल और E इक्वेटोरियल को देखोगे तो E इक्वेटोरियल आधा है और E एक्सियल इसका डबल है। तो आप ये कह सकते हो कि E एक्सियल जो होता है वो डबल होता है E इक्वेटोरियल का। इज दैट क्लियर? तो ये सारे फॉर्मूले आपके बनते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, वो ये देखना है आपको कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन को आप ब्रॉड ऑन पोजीशन भी बोलते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी न्यूमेरिकल में ब्रॉड ऑन पोजीशन दे देता, बच्चों को पता ही नहीं चलता कि कौन सी पोजीशन है। तो ब्रॉड ऑन पोजीशन का मतलब होता है इक्वेटोरियल, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r का क्यूब। इक्वेटोरियल में p होता, जबकि एक्सियल में, जिसको आप एंड ऑन पोजीशन कहते हैं, 2p अपॉन r क्यूब चलता है, 2p ऊपर 2p चलता। तो आपने दोनों देख लिए। अब इसके अंदर कुछ ज़्यादा खास नहीं बचा, बस अब आप देखेंगे सिर्फ गॉस थ्योरम बची है, और गॉस थ्योरम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है भाई, गॉस थ्योरम। इसके अलावा देख लो और क्या चीज़ बची हुई है इसमें। हाँ, एक चीज़ और दिखाई दे रही है, वो दिखाई दे रही है मुझे सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तीन तरह की चार्ज डेंसिटी होती हैं, उसको भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, डेंसिटी तीन तरह की होती है। एक होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर आपने किसी लाइन ऑब्जेक्ट पर जिसकी लेंथ है, इस पर आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो ये कहलाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है पर यूनिट लेंथ पर, तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गई। अगर आपने किसी सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यूनिफॉर्मली, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये कहलाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको सिग्मा कहते हैं। Q अपॉन A, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया आपने एरिया पर। इसी तरीके से आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर आपने किसी वॉल्यूम में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है तो ये हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको Q अपॉन V कहोगे। तीनों का यूनिट अलग अलग होगा। इसका होता है कूलम पर मीटर, इसका हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर, इसका हो जाएगा कूलम पर मीटर का क्यूब। तो ये तीनों सरफेस चार्ज, तीनों चार्ज डेंसिटीज इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली, उसके बाद इंपॉर्टेंट है ये वाली, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बहुत कम यूज़ होती है, तो इसको मैं इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगा, लेकिन ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तीन नए फॉर्मूले आप लोगों के लिए हैं, तो इनको भी लिख देता हूँ। लैम्डा इज इक्वल टू होता है Q अपॉन L, ये हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी, कूलम पर मीटर। सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको आप कहते हो सिग्मा कहते हैं इसको, सिग्मा, ये हो जाएगा Q अपॉन A, कूलम पर मीटर स्क्वायर। ऐसे ही आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जिसको आप बोलते हो रो, ये हो जाएगा Q अपॉन V, कूलम पर मीटर का क्यूब। तो आपने तीनों डेंसिटीज पढ़ ली, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब इसके बाद अब आप जो सीखने के लिए जा रहे हो वो जा रहे हो गॉस थ्योरम। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, गॉस थ्योरम। अब आपके पास सिर्फ गॉस थ्योरम बची है, चाहे आप पीछे पलट के देख लो। आपने सब कुछ पढ़ लिया जी, आपने ये सारा पढ़ लिया। सारा पढ़ने के बाद अच्छा ये देखो, ये गॉसियन सरफेस है, इसके बारे में समझाऊंगा, इसको डिटेल में समझा दूंगा। अभी आप ये देखोगे कि सारी आपने बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ ली, आपने कूलॉम्स लॉ पढ़ लिया, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया, उसकी बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ ली, आपने डाइपोल पढ़ लिया,
और उसके बारे में जान लिया, और उसकी वजह से आपने एक्सेल और इक्वेटोरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट कर लिया, खुद का फॉर्मूला भी देख लिया, आपने डायपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया और उस पर आपने टॉर्क भी देख लिया। अब इसके बाद आता बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज गॉस थ्योरम। ये आपके पास बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है गॉस थ्योरम का, बचना नहीं चाहिए। गॉस थ्योरम आपसे क्या कहती है? ये कहती है कि आपके पास एक क्लोज्ड सरफेस है, उस सरफेस के अंदर आपने कुछ चार्ज रखा हुआ है, तो ये चार्ज से फ्लक्स निकलेगा बाहर को सरफेस से, तो इस सरफेस से निकलने वाला टोटल फ्लक्स जो होता है, जिसको आप कहते हो फाई, वो इसके अंदर रखे हुए चार्ज का मतलब क्यू का 1/ε0 गुना होता है। तो फाई इज इक्वल टू होता है Q/ε0, जिसको आप ऐसे कहते हो सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद एरिया, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद एरिया, जिसको फाई कहा, यह है Q/ε0। तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, गॉस थ्योरम का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब आप पढ़ रहे हैं गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम खुद का जो फॉर्मूला है फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये होता है सरफेस इंटीग्रल किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर के साथ, जिसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आती है वो आती है Q/ε0। ठीक है, ये आ चुका। अच्छा, यहाँ से यूनिट निकालोगे तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ठीक है, ये वाली बात भी क्लियर है। तो ये आपके पास गॉस थ्योरम है। गॉस थ्योरम तो आ चुकी है, अब इसका आता है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम का जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन बता देता हूँ। एप्लीकेशन एक्चुअल में आपके पास दो एप्लीकेशन है। एक है अगर आपके पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है जिस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो इसकी वजह से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो लेट अस सपोज कि आपने इसके ऊपर चार्ज दे रखा प्लस का क्यू, कितना दे रखा? प्लस का क्यू चार्ज दे रखा। तो इस पी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/2πε0 लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी घटता चला जाएगा। ये डिस्टेंस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, मैंने इसका ग्राफ भी बना दिया। तो ये वाली बात ध्यान रखना। गॉस थ्योरम का पहला एप्लीकेशन तो ये है कि इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो ये है। दूसरा है कि आपके पास एक ये है यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है। एक शीट पर आपने चार्ज दे दिया और ये चार्ज जो है वो इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये प्लस का क्यू चार्ज आपने दिया है इसके ऊपर। तो इस शीट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इधर या उधर कहीं पर भी अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ये सॉल्व होने के बाद आता है E इज इक्वल टू σ/2ε0। सिग्मा क्या है? इसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा अगर है तो फॉर्मूला बनेगा E इज इक्वल टू σ/2ε0। अच्छा, चार्ज शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बना है E इज इक्वल टू σ/2ε0। तो इन दोनों फॉर्मूले को, दोनों ही डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जा करके प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड बाय प्रिपरेशन एट द एकेडमिक, उसमें सब कुछ समझा रखा है डिटेल में। फिलहाल तो यहाँ पर रिकॉल कर रहे हैं, रैपअप कर रहे हैं इसको, तो इसके लिए मुझे आपको शॉर्ट में समझाना पड़ेगा। ये शीट की वजह से है और ये लाइन चार्ज की वजह से है। E इज इक्वल टू 1/2πε0 लैम्डा अपॉन आर। अच्छा, इसको कहीं कहीं इस तरीके से भी दिखा देते हैं, E इज इक्वल टू 1/4πε0। अगर इसको 4 कह दिया गया है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 लैम्डा अपॉन आर, इस तरीके से भी दिखा देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट होगा, नो डाउट। 2019-20 में इसकी यूनिट पूछ ली गई थी कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, न्यूटन पर कूलम, बच्चों वाला क्वेश्चन। तो ये दोनों फॉर्मूले भी आप यहाँ पर नोट कर लें। क्या है आपके पास? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, तो E इज इक्वल टू होता है 1/2πε0 लैम्डा अपॉन आर, ओ आर, और इसी का दूसरा फॉर्मूला 1/4πε0 2 लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, तो ये वायर की वजह से था। अगर मैं शीट की वजह से देखूंगा तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू σ/2ε0। ठीक है, तो ये है गॉस थ्योरम और उसकी दो एप्लीकेशन है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, गॉस थ्योरम का प्रूफ और दोनों एप्लीकेशन। बिल्कुल भी मिस मत होने देना। सारा का सारा मैंने अपलोड किया हुआ है, बस एंजॉय करो, आप प्रैक्टिस बहुत करो। तो देखो ये सारे फॉर्मूले हैं इस चैप्टर के अंदर, सारे, बस और कुछ नहीं है। कितने हो गए? 7वां ये है, 8वां ये है, 9वां ये है
और 10वां ये है, 11वां 10वां, ये तो 11वां तो नहीं, 10वां 11वां ये है, और जी 12वां ये हुआ, 13वां ये हुआ, और भाई वीडियो रिकॉर्ड होते होते रुक गई थी। देखो बस ये फॉर्मूले हैं, कितने फॉर्मूले आ गए, ये 16 फॉर्मूले आ गए। अगर आपने ये 16 फॉर्मूले याद कर लिए तो चैप्टर फिंगर्स पर चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि थ्योरी तो आप लोगों से आती होगी, फॉर्मूले याद हो गए तो ऑटोमेटिक थ्योरी दिमाग में टच होनी शुरू हो जाती है, अगर आपने क्लास में थ्योरी को पढ़ा है तो ये पूरा का पूरा चैप्टर मैंने आप लोगों के आंखों के सामने रख दिया। क्या इसके अंदर कुछ ऐसा था जो आप लोगों से ना हो? सब कुछ ईजी है, सब कुछ। आपने सबसे पहले इसके अंदर क्या पढ़ा? देखो सबसे पहले क्या पढ़ा आपने? इलेक्ट्रिक चार्जेस पढ़े, फिर आपने कूलॉम्स लॉ पढ़ा, फिर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, फिर उसके बाद में आपने डायपोल पढ़ा, फिर आपने गॉस थ्योरम पढ़ा। बस ये टॉपिक है और चैप्टर खत्म। उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर समझ में आ गया होगा और इन्जॉय किया होगा इस वीडियो को। जितना हो सके शेयर करें। बस ये वीडियो आप एग्ज़ाम टाइम पर और देख लेना, मज़ा आ जाएगा। ये जितने भी मैं माइंड में बनाऊंगा सारे के सारे आप बिल्कुल एग्ज़ाम टाइम में इसको एक बार देख लेना, सब कुछ रिकॉल हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा, बहुत अच्छी परसेंटेज मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। जितना हो सके वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद जी।